Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 1 Block 1 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. अभी फर्स्ट पार्ट में हमने पहला सेक्शन कवर किया जो पिंक से हाईलाइटेड है, और इस सेकंड पार्ट में हम ये ब्लू से हाईलाइटेड सेक्शन कवर करने वाले हैं। टैलेंट इन्वेंट्री, फोरकास्ट वर्कप्लेस सप्लाई एंड डिमांड एंड वर्कफोर्स डिमांड, ये तीनों टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद टैलेंट इन्वेंट्री। टैलेंट इन्वेंट्री होती क्या है? अगर हम कंपनी में आगे कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, किस तरह के स्किल वाले एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये पता लगाना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में एट प्रेजेंट कौन से एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी स्किल्स क्या क्या हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उनका एक्सपीरियंस पर्टिकुलर फील्ड में कितना है, वो पता होना चाहिए। तो टैलेंट इन्वेंट्री यही ऑर्गेनाइज्ड डाटा बेस को कहते हैं, जिसमें तो बेसिकली ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड डाटाबेस है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हम हर एक एम्प्लॉय की अभी की स्किल क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसके करियर इंटरेस्ट्स क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं। तो टैलेंट इन्वेंट्री बनाने से पहले हमें ये चीज़ें पता लगाना ज़रूरी है। पहली चीज़, who should be included in the inventory? इन्वेंट्री में किसको इंक्लूड करना है? what specific information must be included for each? हर एक जिसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं उसकी क्या इंफॉर्मेशन, कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी है? हाउ कैन दिस इंफॉर्मेशन बेस्ट बी ऑब्टेन्ड? अब हम ये इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने उस पर्सन की सबसे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है? व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिकॉर्ड सच इंफॉर्मेशन? और क्या सबसे बढ़िया तरीका है इसको रिकॉर्ड करने का? हाउ कैन इन्वेंट्री रिजल्ट्स बी रिपोर्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट? और अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, सारा रिकॉर्ड कर भी लिया, सही तरीके से कर भी लिया, तो आप टॉप मैनेजमेंट को ये इन्वेंट्री के रिजल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाओगे, कैसे रिपोर्ट करोगे, एंड ये इंफॉर्मेशन कितने फ्रीक्वेंटली अपडेट करना ज़रूरी है, कैसे कैसे करना है उसको अपडेट, जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। सो एंड हाउ कैन द सिक्योरिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बी प्रोटेक्टेड? अब आपके पास डाटा तो हो गया डेटाबेस में, लेकिन आप कैसे इसको सिक्योर रखोगे सो दैट कहीं से कोई और कंपनी इसको चोरी ना कर ले, कहीं इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस ना कर ले अपनी कंपनी में, उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ों के जो आंसर्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन करता है कलेक्ट, और डायरेक्शन और स्कोप भी बताता है कि कैसे हमें करना है ये सारी चीज़ें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है इलेक्ट्रॉनिकली हम स्टोर करते हैं और ये डेटाबेस से हम लिंक कर देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जब भी यूज़ होगी उससे हमें, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें यूज़ हो जाएगी, उसमें डाल दी जाएगी ये वाली इंफॉर्मेशन, एंड इसको यूज़ किया जा सकता है बहुत सारी सिचुएशंस के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हर एक इंडिविजुअल की, वो ये लिस्ट में बताया गया है। करंट पोजीशन क्या है? करंट पोजीशन इंफॉर्मेशन, प्रीवियस पोजीशन कंपनी में क्या थी, सिग्निफिकेंट वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, लैंग्वेज स्किल्स क्या है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है कुछ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या अटेंड किए हैं, कम्युनिटी इंडस्ट्री लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या ली हैं, करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल डाटा क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ हुआ है क्या, अवार्ड रिसीव हुआ है क्या, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। तो जो वॉलंटरी इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि एम्प्लॉय खुद से जाके बोले कि भाई उसकी लिमिटेशंस क्या है, मोबिलिटी लिमिटेशन भी होती है कि कोई भी कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं बेसिकली कि वो कहते हैं कि भाई हम हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते, फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं, उनकी विलिंगनेस कितनी है रीलोकेट करने में, ये वाली डाटा भी हम इसमें डाल देते हैं। एंड देन उनकी प्रेफरेंसेस क्या है हर एक एम्प्लॉयज़ का, वो हम डाल सकते हैं। फ्यूचर असाइनमेंट्स और उनकी लोकेशंस क्या क्या हैं वो भी हम डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग एंड अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ऑफकोर्स
हर एक चीज स्टैटिक तो होती नहीं है, हर एक एम्प्लॉय ग्रो करता है, उसकी एबिलिटीज बढ़ती है, वो ट्रेनिंग लेता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हो उसको फर्दर अपडेट करने की जरूरत होती है। जब भी एम्प्लॉय इंप्रूव करता है अपनी क्वालिफिकेशन में, उसके लाइसेंसेस, उसके सर्टिफिकेशंस अगर बढ़ जाते हैं तो उसको अपडेट करना जरूरी होता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड अपडेट फॉर्म एक फॉर्म होता है जिसको पीरियडिक इंटरवल में एम्प्लॉयज को दिया जाता है, उससे एम्प्लॉयज उसको अपडेट कर देते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। सो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी को हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैंडिडेट्स को कब प्रमोशन देना है, उनको कौन सा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट असाइन करना है, उनको कहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है, कौन सी ट्रेनिंग दी जा सकती है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि वर्क फोर्स में कितना डेमोग्राफिक ट्रेंड है, मतलब कितनी परसेंटेज यंग जनरेशन है, कितने ओल्ड है, कौन कितनी फीमेल्स है, कितने मेल्स है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है, उनकी लोकेशंस वगैरह सब कुछ पता चल जाता है, उनकी फैमिली कैसी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जा सकता है अगर हमारे पास ये डाटा है, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो फिर क्या, फिर हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, हम वर्कफोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि आगे हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टैलेंट इन्वेंटरीज जो होती हैं ये बहुत पावरफुल टूल माना गया है, और जिससे हम प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, एक्यूरेटली यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ की प्राइवेसी जो है उसको भी हम सेफगार्ड हमें करना होता है इसमें। Now next topic is forecasting. This is second topic of today's video and total हमें 3 topics cover करने हैं. So forecasting workforce supply and demand. हमें कैसे पता चलेगा हमें वर्कफोर्स की कितनी ज़रूरत है, हमारे पास कितनी सप्लाई ऑलरेडी है, मतलब वर्कफोर्स हम कितनी लेके आ सकते हैं बाहर से अपनी कंपनी में, एंड उसकी कितनी डिमांड है, उसको फोरकास्ट कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि कितना क्या है। तो जो इन्वेंट्री होती है, टैलेंट इन्वेंट्री, वो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट के लिए, हमें पता चल जाएगा कितना चाहिए है। सो ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब हमें करंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में पता हो, कितने हमारे पास कितने अवेलेबल हैं और कितनों की ज़रूरत है, ये तभी हम पता लगा पाएंगे। और हम किस किस के लिए पता लगा पाएंगे, नंबर, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, कितनी कौन सी स्किल के एम्प्लॉयज़ चाहिए, और कितना एक्सपीरियंस का एम्प्लॉय हमें चाहिए। तो वर्क फोर्स जो फोरकास्ट जब हम करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम एस्टिमेट करने के लिए करते हैं कि फ्यूचर लेबर रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि हमें पता चल जाता है। एक्चुअली वर्क फोर्स फोरकास्ट का मतलब यही होता है कि फ्यूचर लेबर रिक्वायरमेंट है ना, तो कितना हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। तो 2 कंपोनेंट प्रोसेसेस है इस टास्क में, वो क्या है, anticipating the supply of human resources both inside and outside the organization at some future time period, कि फ्यूचर में हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एंश्योर करना, एंटीसिपेट करना, मतलब जब ज़रूरत हो तब हो, हमारे पास अवेलेबिलिटी हो। देन सेकेंड इज एंटीसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और जब भी डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमारे को डिमांड आए तो हम उसको एंटीसिपेट कर सके फ्यूचर को देखते हुए। तो फोरकास्ट ऑफ लेबर सप्लाई जो है वो अलग चीज़ है देन डिमांड फोरकास्ट। किस डिमांड एंड लेबर सप्लाई दोनों का फोरकास्ट अलग अलग होता है, एंड दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल एंड एजम्पशंस पे। कि जब हमें डिमांड का फोरकास्ट करना, डिमांड मतलब जो कस्टमर चाहता है, एंड देन लेबर फोरकास्ट मतलब जो कस्टमर की सप्लाई को, डिमांड को पूरी करने के लिए हमारे पास उतने एम्प्लॉयज़ की सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम उसकी डिमांड पूरी कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए दोनों के वेरिएबल्स एंड एजम्पशंस अलग अलग होते हैं, और कुछ सेंस में इंटरनल सप्लाई जो है वो रिलेट करती है इनसाइड कंडीशन पे। इनसाइड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि एवरेज रेट्स ऑफ टर्नओवर, कंपनी में ऑन एन एवरेज कितने लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, ऑन एन एवरेज कितने रिटायर हो जाते हैं, ऑन एन एवरेज कितनों का ट्रांसफर हो जाता है, कितनों का एक्सीडेंट हो जाता है, कितनों की डेथ हो जाती है, कितने न्यू हायर हम करते हैं हर एक डिफरेंट क्लासेस में। ये तो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई, मतलब लेबर सप्लाई वाली जो लेबर सप्लाई की हम फोरकास्ट करते हैं उसके लिए हमें इस डाटा की जरूरत पड़ती है।
डिमांड फोरकास्ट के लिए हमें ये पता लगाना पड़ता है सेल्स कितनी हुई, प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना हुआ, ये ऐसी चीजें पता लगानी पड़ती है। यानी कि कुछ बिजनेस फैक्टर्स का बिहेवियर कैसा रहा, स्पेसिफिकली हमारे कस्टमर्स का बिहेवियर कैसा रहा। तो ये भी देखने के लिए मिला है कि जब हम लेबर फोरकास्ट की बात करते हैं, मतलब एम्प्लॉय की फोरकास्ट की बात करते हैं कि कितने की जरूरत पड़ेगी, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखती है देन डिमांड फोरकास्ट में, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर इतना ज्यादा अनसर्टेन है। पता नहीं आज फॉर एग्जांपल सपोज कार की कोई कंपनी है एंड आज रेड कलर ट्रेंड में है, कल सिल्वर कलर हो जाएगा। तो हो सकता है कि कंपनी ने आज की डेट को देखते हुए बहुत सारा प्रोडक्शन रेड कलर की कार का कर दिया एंड कल के दिन कंज्यूमर का माइंड चेंज हो गया, अब वो रेड नहीं लेना चाहता, रेड इज दी हेटेड कलर नाउ। तो क्या होगा, लॉस हो गया ना कंपनी का। तो दैट इज वाई कंज्यूमर जो बिहेवियर बहुत अनसर्टेन होता है, इसका फोरकास्ट करना भी मुश्किल काम होता है। लेकिन हम जरूर एम्प्लॉयज को रख सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये सारी चीजें रिस्की हैं, बट थोड़ा बहुत प्लानिंग हम, क्योंकि ये चैप्टर प्लानिंग के ऊपर है, तो हम बेसिकली प्लानिंग करते हैं। जो भी हमारे पास ट्रेंड है उसको हम यूज करते हुए, प्रीवियस डाटा है उसको यूज करते हुए। और कंज्यूमर बिहेवियर के अलावा और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो वेरी करते हैं? टेक्नोलॉजी वेरी करती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वेरी करता है। तो टू पैराडॉक्स के बारे में इन्होंने बात की है वर्क फोर्स फोरकास्ट के ऊपर। कौन कौन से पैराडॉक्स हैं? नंबर 1, जो इसमें बोल रहे हैं टेक्निक्स ऑफ फोरकास्ट आर सिंपल एंड इजी टू डिस्क्राइब बट ये कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। जब भी हम टेक्निक्स को यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमें किस तरह का वर्कफोर्स चाहिए, तो उसकी टेक्निक इजी और सिंपल होती है, कोई डिफिकल्ट नहीं होती। लेकिन ये रियलिटी में जब हम पढ़ते हैं ना तब हमें इजी लगता है, लेकिन जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट करना काफी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क है। जब हमें एक बारी फोरकास्ट पता चल जाता है, सो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि वो कितना एक्यूरेट है। सो जब ये एक्यूरेट होता है तो हमें फ्यूचर के लिए इजी हो जाता है पता लगाना। सेकंड पैराडॉक्स जो है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब भी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, नियर फ्यूचर में कौन से बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेगा, तो वर्क फोर्स कितना लगेगा उसके लिए भी उसको प्लान करना पड़ता है। एंड जब भी वो प्लान करता है तो उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए उस काम को करने के लिए। इसी वजह से हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। लेकिन आप ये सोचो एक कंडीशन जहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में सोचा तो था, लेकिन वो उस पर्टिकुलर डेट पे स्टार्ट ही नहीं हुआ प्रोजेक्ट, लेकिन एम्प्लॉयज को उन्होंने हायर कर लिया कंपनी ने। अब अगर कंपनी ने उनको हायर कर लिया तो वो अब क्या करेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट तो शुरू नहीं हुआ। उस पर्टिकुलर स्किल के एम्प्लॉयज को रख लिया, उनको पेमेंट दिए जा रहे हैं, खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स माना जाता है। बेटर ऑप्शन इज कि हम प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को ही हम ट्रेनिंग दे दें, उसमें कम पैसा भी खर्च होगा और हमारे पास अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स क्रिएट हो जाएगी। हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेंड को ट्रांसफर कर सकते हो प्रोजेक्ट के लिए, और जो उनकी पोजीशन उनका प्रमोशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल्स। सो सरप्लस वाली जो इशू है वो कभी डेवलप होगा ही नहीं। तो इस तरह से हम जो वर्कफोर्स की डिमांड रिक्वायरमेंट आती है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, अपने प्लानिंग प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ना एक्सटर्नल वर्कफोर्स के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल वर्कफोर्स जो होती है वो कैसे, बहुत सारे रीजंस है क्यों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिक्रूटमेंट और हायरिंग करता है न्यू एम्प्लॉयज की, है ना। क्या रीजन हो सकता है? जब ऑर्गेनाइजेशन ना एक्सपैंड होने वाला हो, ये एक रीजन हो सकता है क्यों रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। दूसरा, प्रेजेंट वर्कफोर्स जो है वो अब एज हो गई है और रिटायरमेंट के उसमें आ गई है। तीसरा हो सकता है टर्नओवर, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं। फोर्थ हो सकता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है जो कुछ फर्म्स की वर्चुअल सर्टेनिटी को देख के किया जाता है कि हाँ आगे पक्का यही पता है कि आगे कंपनी ग्रो ही हो रही है, हमें मालूम है कि हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, तब हम रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये एक्सटर्नल वर्कफोर्स का मतलब होता है जब आप बाहर से हायर करना शुरू कर दिए हो, तो ये रीजंस की वजह से कंपनी हायर करती है। सो ऑर्गेनाइजेशन जब भी हायर करता है तो वो एक्सप्लोर करता है एक्सटर्नल लेबर मार्केट कैसा चल रहा है, किस तरह के एम्प्लॉयज नीडेड हैं और
कौन से किस तरह के एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है। तो कांस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे कि वो दोनों फ्यूचर सप्लाई कितनी चाहिए है, फ्यूचर सप्लाई कितनी मिलेगी उस पर्टिकुलर फील्ड में, और फ्यूचर डिमांड वर्कर्स की कितनी होगी, क्योंकि ये भी कंपटीशन होता है। अगर एक कंपनी कर रही है तो दूसरी कंपनीज भी आपस में कंपटीशन में लगी रहती हैं कि हम कैसे compete करके ले ले। तो जब भी कंपटीशन होता है तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि जब एकेडमिक ईयर खत्म होता है और जब हायरिंग शुरू होती है तो एक कंपनी ने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया क्योंकि उसको मालूम है ये वाली जो स्किल है ये रिक्वायर्ड है। तो बाकी कंपनीज में तो शॉर्टेज आ गई ना, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं दूसरी कंपनी में। सो सडन कंपटीशन जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जब सप्लाई की शॉर्टेज होती है तो और मुश्किल हो जाता है राइट काइंड ऑफ लोगों को हायर करना। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा कंसीडर करता है कि वाइड स्प्रेड और सोफेस्टिकेटेड रिक्रूटमेंट प्रोसीजर रखे, मतलब कि अलग अलग कंपनीज से उठाते जाए जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसके प्रोजेक्ट के लिए चाहिए है। तो एक्सटर्नल लेबर मार्केट का प्रोजेक्शन जो है शुरू से ही ज़रूरी है करना, और प्लानिंग और कैसे प्लानिंग के बाद उसको डील करना है वो भी ज़रूरी है ना। इंटरनल वर्कफोर्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनल वर्कफोर्स मतलब जो ऑलरेडी अंदर काम कर रही है कंपनी में। तो टैलेंट इन्वेंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन को ये बताने के लिए करंट वर्कफोर्स का बेस क्या है। और जब हम रूटीनली रिकॉर्ड करते हैं इन आइटम्स को तो उसमें हम एज, जेंडर, जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जोग्राफिकल लोकेशंस, ट्रेनिंग, उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग एंड प्रोमोटेबिलिटी, इन सब चीज़ों को भी कंसीडर करते हैं। टैलेंट इन्वेंट्री में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे हमें फ्यूचर सप्लाई के बारे में पता चल जाता है कि और हमारे पास फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हमारे अंदर कितने ऑलरेडी वर्कफोर्स एग्जिस्ट कर रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हमें फ्यूचर सप्लाई को पता लगाना है तो मैनेजमेंट सक्सेशन प्लान को हम यूज करते हैं फोरकास्ट के लिए, और इस मेथड में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि टॉप क्वालिटी और रेडी टैलेंट को हम आइडेंटिफाई करें सो दैट कंपनी आगे प्रोसीड करे। इसमें हम लाइन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनमें भी डिविजन्स करते हैं सो दैट हर एक लेवल पे सिलेक्शन होता जाए एम्प्लॉयज़ का, कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस तरह से। और ये सारी इन्फॉर्मेशन चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट तक पहुंचाई जाती है डिफरेंट लेवल से, जब हम फिल्टर करते हैं कौन एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में। जब ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो ये जो टॉप मैनेजमेंट है वो आइडेंटिफाई करता है कि आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे किन पोजीशंस में हमें हायर करना है, किन पोजीशंस को रिटेन करना है, कहाँ प्रमोशन करना है, ये वाली सारी जो पॉलिसीज बनानी है वो कैसे बनानी है, ये और बाकी जो प्रेजेंट पॉलिसीज है उनको रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। और जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो इसमें उनको हेल्प करते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बता के, क्या किस चीज़ को रिप्लेस करना है, ये वाली सारी चीज़ें लाइन मैनेजर्स इन्फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से फिल्टरिंग होती है कि इंटरनल वर्कफोर्स पे हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज वर्कफोर्स डिमांड। एक ट्रेंड एनालिसिस प्रोसीजर करके टर्म है, ये यूज किया जाता है फोरकास्ट करने में कि वर्कफोर्स डिमांड का मतलब वर्कफोर्स की अब आगे ज़रूरत कितनी पड़ेगी उसको पता लगाने के लिए, उसको फोरकास्ट करने के लिए ट्रेंड एनालिसिस प्रोसीजर यूज किया जाता है। इसमें हम क्या क्या पॉइंटर्स को फॉलो करते हैं। फाइंड द अप्रोप्रिएट बिजनेस फैक्टर, पहले हम बिजनेस फैक्टर को अप्रोप्रिएट बिजनेस फैक्टर को फाइंड करते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हम फाइंड आउट करते हैं सो दैट हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से ये पता चले कि कितने एम्प्लॉयज़ उससे रिलेटेड एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे। देन प्रोडक्टिविटी रेशो हम कंप्यूट करते हैं, फिर ट्रेंड को पता लगाते हैं कि अब एट प्रेजेंट क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड देन नेसेसरी एडजस्टमेंट्स लेते हैं ट्रेंड, पास्ट और फ्यूचर को एडजस्ट करके। टारगेट ईयर के प्रोजेक्ट
को हम शो कर सकते हैं कि आगे ये प्रोजेक्शंस आए हैं आगे के लिए। तो इन्हीं स्टेप्स को इन्होंने आगे फर्दर बताया। प्रिडिक्टर सिलेक्शन, प्रिडिक्टर सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि सपोज एक स्टील कंपनी है जो स्टील प्रोड्यूस करती है, सो वो कितने टन्स ऑफ स्टील पर वीक प्रोड्यूस करती है, इससे हमें पता चल जाता है कि स्टील कितना प्रोड्यूस हो रहा है और आगे कितनी स्टील की रिक्वायरमेंट आएगी फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए स्टील के रॉ प्रोडक्ट्स की। सो ये प्रिडिक्टर सिलेक्शन इसी को ही कहते हैं। यूजफुल प्रिडिक्टर जो होता है उसको दो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना जरूरी है, जैसे कि इट मस्ट रिलेट डायरेक्टली टू द एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मेन नेचर क्या है, बिजनेस किस चीज के लिए बनाया गया है, सो दैट बिजनेस प्लानिंग कैन बी डन प्रॉपर्ली। बिजनेस प्लानिंग आप तभी कर सकते हो। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि सपोज अगर स्टील कंपनी कुछ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टील प्रोड्यूस करना चाहती है तो इसको वर्क फोर्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि कितने लोग लगते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसी चेंजेस इन द सिलेक्टेड फैक्टर शुड बी प्रोपोर्शनली टू द रिक्वायर्ड स्टाफ। जो चेंजेस आए हैं अभी प्रेजेंट चीज़ों में, उसके हिसाब से कितने स्टाफ की ज़रूरत है। अगर 100 टन स्टील प्रोड्यूस करना है तो हर एक वीक में किसी कंपनी को, तो उसको ये तो पता होगा ना कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उतना प्रोड्यूस करने के लिए। सो इस तरह से हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि किन चीज़ों का सिलेक्शन करना है। तो वर्क फोर्स को भी सिलेक्ट करने के लिए किसी कंपनी को पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो क्या काम करती है और कितने एम्प्लॉयज उसमें उसको आउटपुट तक ले जा सकते हैं, सक्सेसफुल आउटपुट तक ले जा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो अगर अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व है, अलग अलग प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व है, तो वो टोटल हम पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा नहीं निकाल पाएंगे। हमें सेपरेट डिपार्टमेंट का अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग वर्कफोर्स की जरूरत होती है, डिफरेंट रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अनदर टेक्निक इज द हिस्टोरिकल एंड द प्रोजेक्ट रिलेशनशिप्स। ये एक और टेक्निक है जिससे हम वर्कफोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग अगर हमें पास्ट की है कि पास्ट में जो हमने प्रोजेक्ट किए थे उसमें कितनी वर्कफोर्स लगी थी, कितने इश्यूज आए थे, कौन सी प्रॉब्लम में हमने क्या किया था। अगर हमें ये डाटा मिल जाए तो हम फ्यूचर के लिए ज़्यादा एक्यूरेटली पता लगा सकते हैं वर्कफोर्स के बारे में। तो पास्ट रिलेशनशिप्स हमें जब भी पता लगानी है, सो उसके लिए एक्यूरेट होने के लिए हमें ऐसा कोई बंदा चाहिए, ऐसा कोई एम्प्लॉय चाहिए फ्रॉम द डिपार्टमेंट जो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। तो फ्यूचर लेवल्स के बारे में हमें पता चल जाता है। एक टर्म है यहाँ पे रेशो आउटपुट पर इंडिविजुअल, यानी कि लेबर, इसको लेबर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, यानी कि एक पर्सन कितना आउटपुट देता है उसको हम लेबर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सो वो भी हमें बता देता है कि वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी फ्यूचर में। और भी हम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी के अलावा, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हमारे टारगेट क्या है वो चेंज हो गया है ना। प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट डालती है, कितनी छुट्टियां ली, कितना बीमार पड़ गया, कब नहीं आया लेबरर, तो उसका बैकअप प्लान है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। प्रोडक्टिविटी रेशो के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्टिविटी रेशो को हम जब कंप्यूट करते हैं तो प्रीवियस 5 से 10 साल तक की पता लगाते हैं, और एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो चेंज होती रहती है जब भी हम पता लगाते हैं। कैसे प्रोडक्टिविटी चेंज होती है? बहुत सारे कॉजेस की वजह से, जैसे हम अगर मशीनरी एफिशिएंट है तो प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, ऑटोमेशन की वजह से, ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रोडक्टिविटी रेशियो एंड एवरेज रेट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं और वो टेम्पर भी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपका लाइन मैनेजर है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, जो डिफरेंट सीन्स को डिफरेंट सीन्स में जब प्रोडक्शन होता था तो कैसे कैसे होता था। जैसे मैंने बताया बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से डिग्री ऑफ प्रोडक्टिविटी पे चेंजेस आते हैं, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। और क्या किया जाए फ्यूचर प्रोजेक्शंस को पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। तो पास्ट के डाटा को निकालना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। नाउ प्रोजेक्टिंग वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स। वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो अगेन डिपेंड करता है बिजनेस फैक्टर्स पे, और प्रोजेक्टेड लेवल ऑफ बिजनेस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्टिविटी रेशियो से तो हमें ये पता चल जाएगा कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है।
है ना, कि जैसे अगर कोई इंसान पर डे कितने घंटे काम करता है और पर वीक कितने घंटे काम करेगा उस हिसाब से, एंड देन उसमें आप वो फैक्टर्स भी जोड़ लो कि जहाँ पे एम्प्लॉय बीमार पड़ गया या कुछ और चीज़ें होने लगी उसके साथ, वो चीज़ें। अब नाउ हाउ एक्यूरेट मस्ट द डिमांड फोरकास्ट बी, एक्यूरेट कितना होना चाहिए। एक्यूरेसी अगेन डिपेंड करता है, प्रिसाइज फोरकास्ट करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता वैसे तो, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं एक्यूरेटली कि हमारा फोरकास्ट जो है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेसी पे लाई करता है। वो कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग पीरियड, आप कितने लंबे टाइम के लिए प्लानिंग कर रहे हो, देन क्वालिटी ऑफ द डाटा, किस तरह का आपके पास डाटा है, अवेलेबल है, एंड देन डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग विद स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है, इन दोनों के बीच में कितना इंटीग्रेशन है, जो अपने इनके पास डाटा है उनको वो कितने अच्छे से एक्यूरेटली डिस्प्ले कर रहे हैं, तब हमें एक्यूरेसी का पता चल जाता है। तो एक्यूरेसी जो है लेबर डिमांड फोरकास्ट की, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों की फ्लैक्सिबिलिटी पे, स्टाफिंग की फ्लैक्सिबिलिटी पे, और कितना ज़्यादा जो आपका एम्प्लॉय है वो वर्क करना चाहता है, रीलोकेट होने के लिए विलिंग है, इन पे डिपेंड करता है। कितने ज़्यादा स्किल्स है आपके एम्प्लॉय में, उस पर भी डिपेंड करता है, एंड कितनी जल्दी आप हायर कर पा रहे हो एक ऐसे इंसान को जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका जो फोरकास्ट है, वो डिमांड फोरकास्ट जो है वो कितना एक्यूरेट होगा। ना इंटीग्रेटिंग सप्लाई एंड डिमांड फोरकास्ट, इंटीग्रेटिंग सप्लाई और डिमांड फोरकास्ट के बारे में हम समझेंगे अब यहाँ पे। तो जो मैनेजर है वो उसको ये बताना कि भाई प्रोजेक्टेड स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है, वो अगर मैनेजर हमारे को बता दे कैसे हम फिर सप्लाई एंड डिमांड को इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों फोरकास्ट को, सो वो किया जा सकता है। तो मैनेजर कितना कॉन्शियसली आपको डाटा दे रहा है, कितने एक्यूरेटली डाटा दे रहा है, उस पर डिपेंड करेगा ये। नाउ मैचिंग फोरकास्ट रिजल्ट्स फॉर एक्शन प्लान, एक्शन प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने बात की है कि आगे जो एक्शन प्लान बनाना है उसको हम फोरकास्ट से कैसे मैच कर सकते हैं। फोरकास्ट ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है कंपनी के प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, जैसे रिक्रूटमेंट कितना करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को कैसे चेक करना है, ट्रांसफर किन को करना है, किन को नहीं करना है, एंड दूसरे करियर एनहांसमेंट एक्टिविटी अगर आपको चलानी है तो कैसे चलानी है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनको हम एक्शन प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। एक्शन प्रोग्राम्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करने में, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, जैसे कि विमेन भी आजकल काम कर रही हैं, माइनॉरिटीज हैं, इमिग्रेंट्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इनमें ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये स्किल्स होनी चाहिए कि इस डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया जाए। तो उन चेंजेस को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देना मैनेजर्स को बहुत ज़रूरी है सो दैट वो अच्छे से मैनेज कर सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ह्यूमन रिलेशंस ही हैंडल करते हैं। इफेक्टिवली कैसे एक दूसरे से हम इंटरेक्ट कर सके वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंश्योर किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस जनरली आजकल प्रेफर करते हैं कि हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करें जो ऑलरेडी इन स्किल्स से इक्विप्ड हैं, उनको पहले से सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है और कोई गारंटी भी नहीं है कि उस ट्रेनिंग से उनमें कोई चेंज आएगा भी या नहीं आएगा। इसीलिए कंपनी प्रेफर करती है कि एम्प्लॉयज़ ना जो ऑलरेडी ट्रेंड है उनको हायर कर लें सो दैट कम पैसा खर्च करना पड़े। और ट्रेंड होने से ये भी रहता है कि भाई आपको रिहेबिलिटेशन में खर्चा नहीं करना पड़ रहा, आपको सिलेक्शन के टाइम पे आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो कि भाई हम कहाँ से सिलेक्ट करके लाएंगे, लेकिन ट्रेंड हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है कंपनी के पास में, और ऐसे एम्प्लॉयज़ आजकल अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। तो अगर कंपटीशन में सस्टेन करना है तो ऐसा करना पड़ेगा कंपनी को कि जो हाई एबिलिटी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करें सो दैट वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो उन कंपनी के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 1 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। सेल्फ रीडिंग इज मस्ट, एक बार खुद से भी पढ़ लेना। ये ओवरऑल इसका समरी थी जो मैंने समझाई और जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड कॉमेंट।
Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.